इसलिए अभी हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे कि हमारे पास कौन कौन से पॉसिबल फंक्शंस जो हैं वो बन सकते हैं। अब x है, a भी है, y इज इक्वल टू u एंड v है। अब हमारे पास पॉसिबल फंक्शंस कितने पॉसिबल, a के अगर चेक किया जाए तो हमारे पास पॉसिबिलिटी a के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, 2 पॉसिबिलिटी है, u या v। एंड b के लिए भी अगर पॉसिबिलिटीज़ चेक किया जाए तो हमारे पास u और v हो सकते हैं। तो हमने ऑल पॉसिबल फंक्शंस जो हैं वो क्रिएट करने हैं कि हमारे पास कितने पॉसिबल फंक्शंस जो हैं वो बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास a b ये 2 हैं एंड देन u एंड v। फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, a से भी बिलोंग करे और b भी u से ही बिलोंग करे। हमारे पास हर प्री इमेजेस का सेम इमेज हो सकता है और या सेम इमेजेस के डिफरेंट प्री इमेजेस हो सकते हैं। ये दूसरी पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या हो सकती है, इसी की ऑपोजिट हो जाएगी, u v a एंड b, a से एंड b पे भी, ये भी हमारे पास पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक पॉसिबिलिटी हमारे पास ये हो सकती है कि u एंड v a एंड b, a डायरेक्टली u से b, ये एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है, a एंड b, u एंड v, a से v, b से u, एक ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये हमारे पास बेसिकली पॉसिबिलिटीज़ हैं कि हम लोग कितने नंबर ऑफ फंक्शंस जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। तो इसमें बेसिकली हम लोग 4 नंबर ऑफ फंक्शंस जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। इन एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊं कि हमारे पास अगर n नंबर्स हैं, ये बेसिकली हमारे पास एम सेट है, एम सेट रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ये बेसिकली हमारे पास क्या हम लोग कहते हैं कि ये एन है, कि एम नंबर्स ऑफ हमारे पास एलिमेंट्स हैं ए के, और बी के भी हमारे पास एन नंबर्स ऑफ सेट्स ऑफ एलिमेंट्स हैं। एम के जितने भी हमारे पास प्री इमेजेस होंगे, इनके जो इमेजेस हैं वो हमारे पास सेम भी हो सकते हैं, पॉसिबिलिटीज़ हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने पॉसिबिलिटीज़ में लिखा था ए के पास कितनी पॉसिबिलिटी है, 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, और बी के पास भी कितनी पॉसिबिलिटी है, 2 पॉसिबिलिटी। ए या यू के पास जा सकता है, ए या वी एक टाइम पे या तो यू के पास जा सकता है या वी के पास रहता है, ये इसकी पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो यहाँ पे हम लोग इस तरह लिख सकते हैं कि जो हमारे पास सेकंड सेट्स के एलिमेंट है, जिसको मैंने n से रिप्रेजेंट किया है, n इंटू रेस टू पावर ऑफ m, जितने भी n के एलिमेंट्स होंगे, फॉर एग्जांपल n की इस टाइम पे मेरे 2 एलिमेंट्स हैं और m के एलिमेंट्स भी 2 हैं, तो इसका मतलब है मेरे पास 4 जो है वो फंक्शंस बनेंगे इन 2 एलिमेंट्स के। अगर इसे ज़्यादा, फॉर एग्जांपल के तौर पे हम लोग एक और इसी को सॉल्व करते हैं। हमारे पास u के अंदर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे u और v लिए, यहाँ पे हम लोग एक एक्स्ट्रा वैल्यू x भी ऐड कर देते हैं कि हमारे पास y के अंदर जो है y इज इक्वल टू हमारे पास हो गया u v एंड x, और जो हमारे पास x नहीं, हम लोग इसको z कर देते हैं ताकि वो x सेट है हमारे पास, और x के अंदर हम लोग के पास वही a एंड b वैल्यू है। अब अगर सपोज किया जाए तो हमारे पास a के पास कितनी पॉसिबिलिटी है, u पे भी जा सकता है, v पे भी जा सकता है, z पे भी जा सकता है, और इसी तरह अगर b है तो b के पास भी हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटी हैं, 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। इसको अगर मैं करूँ तो ये बनेगा हमारे पास 3 रेस टू पावर 2। हमारे पास ये 3 वो हो गया जो हमारे पास कोडोमेन के एलिमेंट्स हैं, और ये 2 बेसिकली हमारे पास हमारे डोमेन के एलिमेंट्स हैं। तो ये हमारे पास 2 हमारे पास 9 बनती हैं पॉसिबिलिटीज़ के, 9 फंक्शंस जो हैं वो क्रिएट हो सकते हैं। अब इसमें से कुछ फंक्शंस मैं यहाँ पे क्रिएट कर रही हूँ, बाकी आप लोग खुद कीजिएगा। फॉर एग्जांपल के तौर पे हमारे पास a एंड b है, ये हमारे पास u v एंड z है। a से u पे चले गए, b से u पे चले गए। दूसरी पॉसिबिलिटी a एंड b, u v एंड z, a से v पे गए, b से v पे गए। इसी तरह तीसरी पॉसिबिलिटी a एंड b एंड u v एंड z। इसमें क्या है कि हम लोग क्या करें, a से z पे गए और b से भी z पे चले गए। एक तो ये 3 ये फंक्शंस हो सकते हैं। दूसरी हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, u v z a एंड b, एक a b u v एंड z, a b u v एंड z। अब एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, a से u पे जाएं और b से v पे चले जाएं। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, a से u पे जाएं, b से z पे चले जाएं। तीसरी पॉसिबिलिटी a से u पे जाएं, b से हम लोग b से हम लोग किस a से हम लोग u पे v पे चले जाएं,
और बी से हम लोग यू पे चले जाएं। इस तरह हमारे पास डिफरेंट फंक्शंस जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे पहले मैंने ए से यू किया हुआ था, तब दोबारा करते तो वो सेम रेपिटेशन हो जाती। तो इस तरह हम लोग डिफरेंट फंक्शंस जो हैं, ये 3 हैं, 3 और फंक्शंस इसके बन सकते हैं कि हमारे पास हम लोग इन्हीं को इंटरचेंज कर दें। अब बी को यू के ऊपर रख दो, ए वी के साथ जाएगा, ए जी के साथ जाएगा, फिर इसी तरह यहाँ पे मूवमेंट होती रहेंगी। तो हमारे पास जो टोटल है वो हमारे पास 9 फंक्शंस क्रिएट हो जाएंगे। तो इस तरह हम लोग टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस भी फाइंड कर सकते हैं कि हमारे पास जो हमारे पास कोडोमेन हो, इसके एलिमेंट्स को हम लोग रेंज के एलिमेंट्स के साथ क्या करें, पावर में लिखते हैं। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट सेट्स बन जाते हैं कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कितने फंक्शंस हैं वो जो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड द 4 बाइनरी रिलेशन फ्रॉम ए बी यू वी दैट आर नॉट अ फंक्शंस। अभी हमने जो काम किया था वो ये वाले जितने भी रिलेशंस फाइंड किए थे, ये वो रिलेशंस फाइंड किए थे जो हमारे पास फंक्शंस कहलाए जाते हैं। अब हमने इनके वो रिलेशंस फाइंड करने हैं जो हमारे पास फंक्शन कंसीडर नहीं कर सकते। तो अब सेम वही एक्स की वैल्यू हमारे पास एक्स की वैल्यू ए और बी है, वाई की वैल्यू हमारे पास यू एंड वी है। अब हमने वो चीज़ें करनी है नॉट अ फंक्शन। इसका मतलब है जो फंक्शंस की 2 प्रॉपर्टीज़ थी वो दोनों प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे होल्ड नहीं होनी चाहिए। ए से बी है और बी से यू एंड वी है। हम लोग सिंपली कर सकते हैं ए से यू पे चले जाओ एंड सेकंड वन क्या कंसीडर की जा सकती है, ए से ही वी पे चले जाओ। एक तो पॉसिबिलिटी ये फंक्शन हो सकता है, दूसरी हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, और बी से इस पे चले जाओ। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है ए बी यू एंड वी, जस्ट एक एलिमेंट को मैं कर दूं ए से बी के ऊपर। थर्ड वन क्या एक पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या हो सकती है, ए बी यू एंड वी, बी से सिंपल मैं इसके साथ लिंक कर दूं, एक से जो डोमेन का एलिमेंट है उसको मैं यूज़ ही ना करूं। थर्ड वन पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, फोर्थ वन ए बी यू एंड वी के बी से वी पे, बी से यू पे और ए से भी यू पे मैं चली जाऊँ। एक तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। इस तरह हमारे पास डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ बन सकते हैं। और एक हमारे पास अगर सारी कंबाइन पॉसिबिलिटीज़ मैं कर दूँ कि ये मेरे पास ए है, ये बी है, ये यू है, वी है, ए से यू पे गई, ए से ही वी पे गई, बी से भी यू पे जा रही हूँ, बी से भी वी पे जा रही हूँ। तो ये हमारे पास बेसिकली फंक्शंस बनते हैं जो हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारे पास फंक्शंस नहीं हैं। अगर आपसे कहा जाए कि आपने वो फंक्शंस बनाने हैं तो फंक्शंस बनाएंगे तो आप लोग इस तरह बनाएंगे कि फंक्शन की जो दोनों प्रॉपर्टीज़ हैं वो दोनों की दोनों प्रॉपर्टीज़ होल्ड हो रही होंगी। और अगर कहा जाए कि आपने फंक्शंस नहीं बनाने तो यहाँ पर हम लोग वो दोनों की दोनों प्रॉपर्टीज़ को होल्ड नहीं होने देंगे बल्कि उनको वायलेट कर रहे होंगे। अब इसके बाद हम लोग ग्राफ करते हैं। फंक्शंस के ग्राफ जो है वो कैसे क्रिएट कर रहे होते हैं, ग्राफ ऑफ अ फंक्शन। अब बेसिकली हम लोग के पास एक क्वेश्चन गिवन है, जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्केयर। हमारे पास जो भी y की वैल्यू वो एक्स स्केयर के इक्वल है। अब हमने और ये हमारे पास सारे के सारे क्या है, रियल नंबर्स हैं, सेट ऑफ जितने भी हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं। अब हमारे पास बेसिकली जो फंक्शन बनेगा वो क्या बनेगा, x, और हमारे पास ये बनेगा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। और हमारे पास y की वैल्यू क्या है, एक्स स्केयर है, तो जो भी सिंगल x की वैल्यू होगी वो यहाँ पे आके क्या हमारे पास होती जाएगी, डबल वैल्यूज़ होती जाएंगी, और यहाँ पे हमारे पास ये क्या है, रियल नंबर्स आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं x की 3 वैल्यू ले रही हूँ तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगी, 9। इनका स्केयर लूँगी तो वो 9 बन जाएगा। अगर मैं -2 ले रही हूँ तो ये मेरे पास 4 हो जाएगा। अगर 1 ले रही हूँ -1 तो ये 1 हो जाएगा, 0 है 0, और 1 1 2 4 हो जाएगा। तो ये बेसिकली हम लोग ने अपने फंक्शंस के सेट्स की वैल्यूज़ को फाइंड कर लिया कि ये हमारे पास वैल्यूज़ आ रही हैं। वाई हमारे पास था एक्स स्केयर, और उसमें बताया था कि वाई जो एक्स स्केयर की वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी रियल नंबर्स में होनी चाहिए। हमने एक्स में क्या किया, नेगेटिव वैल्यूज़ भी ले ली। हमारे पास स्केयर था तो हमें पता था कि हमारे पास जो रिजल्ट एंड टाइम पे आएगा वो रियल वैल्यूज़ ही आएंगी। अब हमने इसको क्या करना है, ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। इन्हीं सारी की सारी वैल्यूज़ को हमने अब ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंटेशन देनी है। जब ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंटेशन देनी है वो हम लोग किस तरह देते हैं फर्स्ट आपके पास ये क्वाड्रेक्ट होते हैं। यहाँ पे आपके पास ये यहाँ पे ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं। ये x एक्सिस नेगेटिव होती है और ये आपके पास y एक्सिस जो है वो नेगेटिव होते हैं। अब जो हमारे पास वैल्यूज़ थी x की -3 से स्टार्ट हो रही थी कि -3 × 9 है। सपोज कर लिया कि यहाँ पे हमारे पास क्या था, ये -3 है, ये -2 है, और ये 1
ये 1 है और ये 0 है। इसी तरह यहाँ पे ये 1 है, ये 2 है और ये हमारे पास क्या है 3 है। और ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हमारे पास 9 बन गया। अब हमारे पास पहली वैल्यू क्या थी x की, वो -3 × 9 था। इसका मतलब ये -3 है, -2 -3 और ये मेरे पास -9 है। इन दोनों को यहाँ पे हम लोग करें तो यहाँ पे मेरे पास एक डॉट बन जाएगा। इसी तरह -2 × 4 है तो ये 9 8 7 6 5 +4। अगर यहाँ पे है तो ये एक अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे एक डॉट बन जाएगा, और 1 1 है तो एक अप्रॉक्सीमेटली मेरे पास यहाँ पे डॉट बन जाएगा। 0 0 है तो यहाँ से इंटरलिंक हो जाएंगे, फिर 1 1 है यहाँ पे डॉट बनेगा, और ये 4 2 है तो यहाँ पे इसकी बेस बन जाएगा, और ये 3 वाला है यहाँ पे एक डॉट बन जाएगा। तो हम लोग इस तरह ग्राफ को प्लॉट कर रहे होते हैं और इसको हम लोग एंड पे ज्वाइन कर देंगे। तो ये बेसिकली हमारे पास गया है, हमारे पास हमारे फंक्शंस की रिप्रेजेंटेशन है। हम लोग जब ग्राफ के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे तो मैंने बगैर स्केल और उसके यूज़ किया, तो आप लोग जब करोगे तो स्केल और उसको यूज़ करोगे तो ताकि एग्जैक्टली आपको सही पॉइंट्स मिलें और सही से आपका जो ग्राफ है वो ड्रॉ हो जाए। ये हमारे पास बेसिकली हमारे पास ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पास ग्राफ होता है इसमें वर्टिकल लाइन टेस्टिंग भी होती है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्टिंग होती है। जो वर्टिकल लाइन टेस्टिंग होती है वो यूँ स्ट्रेट लाइन टेस्टिंग होती है, और जो हॉरिजॉन्टल टेस्टिंग होती है वो इस तरह आपके पास हॉरिजॉन्टल शेप में होती है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि हमारे पास वर्टिकल लाइन टेस्टिंग है, जिसमें हमारे पास y = हमारा फंक्शन जो था वो y = x के। तो ये बस ये है, जस्ट आपको इतना पता होना चाहिए कि आपके पास टेस्टिंग फंक्शंस की टेस्टिंग के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ की जाती है। एक वर्टिकल लाइन टेस्टिंग होती है और एक आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्टिंग होती है। इस तरह आपके पास कोई ना कोई फंक्शन आ सकता है और आपसे कहा जाता है आप लोग इस तरह उसके ग्राफ जो है वो ड्रॉ करें। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, हाउ मैनी फंक्शंस आर देयर फ्रॉम सेट विद द 3 एलिमेंट्स टू अ सेट विद द 4 एलिमेंट्स। अब हमने टोटल फंक्शंस बताने हैं। ये वही क्वेश्चन है जिसमें मैंने आपको पहले पॉसिबिलिटीज़ बताई थी कि हमारे पास क्या है, 3 एलिमेंट्स का एक सेट है और दूसरा हमारे पास क्या है, एक सेट है 4 एलिमेंट्स का। और हमने सपोज कर लिया जो 3 एलिमेंट्स हैं वो x = x1 x2 और x3 एंड y = y1 y2 एंड y3। ये हमारे पास y4, हमारे पास एक 3 सेट का था और एक हमारे पास 4 का था। अब हमने पॉसिबल फंक्शंस बताने। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं x1 को पिक करती हूँ, x1 के लिए मेरे पास कितनी पॉसिबिलिटी है, y1 की पॉसिबिलिटी है, y2 की भी पॉसिबिलिटी है, y3 की भी पॉसिबिलिटी है एंड y4 की भी। इसका मतलब x1 के पास मेरे पास जो टोटल पॉसिबिलिटीज़ हैं वो 4 हैं। और अगर मेरे पास x2 है, x2 के अगर देखा जाए तो क्या है, y1 y2 y3 एंड y4। इसके लिए भी हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ कितनी है, 4 हैं। और अगर मैं x3 कर रही हूँ तो x3 के लिए भी मेरे पास जो पॉसिबिलिटी है y1 की भी हो सकती है, y2 की भी हो सकती है, y3 की भी हो सकती है एंड y4 की भी हो सकती है। तो इसका मतलब 4 है। तो अगर हम लोग टोटल करेंगे 4 × 4 × 4 तो ये हमारे पास टोटल 64 पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो बन रही हैं। अगर मैं वो जो मैं हमने पहले एक फार्मूला देखा था कि हम लोग किस तरह टोटल नंबर ऑफ़ पॉसिबिलिटी, एक तो ये वे है कि आप लोग इस तरह टोटल पॉसिबिलिटीज़ लिख लो कि कितनी बन रही है। लेकिन अगर हमारे पास वो ऐसा सेट दे दें जिसमें n नंबर ऑफ़ सेट्स एलिमेंट हैं और m नंबर ऑफ़ सेट्स ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो अब वो हमने क्या करना है कि ये हमारे पास 4 है। तो हमारे पास जो पॉसिबिलिटीज़ मैंने आपको क्या बताया था, जो आपके पास कोड डोमेन होगा उसको सेट को नीचे रखना है, और जो आपके पास डोमेन होंगे उस सेट के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो आपके कोड डोमेन की पावर में चले जाएंगे। यहाँ पे 3 था तो 4 × 3 करोगे तो तब भी हमारे पास आंसर जो है वो 64 ही आता है। ये बात याद रख लो, याद कर लो कि डोमेन फॉर एग्जांपल हम लोग डोमेन को n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कोड डोमेन को m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर हमारे पास टोटल पॉसिबिलिटीज़ पूछे जाएँ कि टोटल नंबर ऑफ़ पॉसिबल फंक्शंस कितने क्रिएट होंगे, तो हमेशा याद रखो को डोमेन की वैल्यू आपकी
बेस आएगी और जो पावर है वो बेसिकली आपकी डोमेन के जितने भी नंबर ऑफ सेट्स ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो आएंगे। तो m रेज टू पावर n है। इसके से आप लोगों के पास टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस क्रिएट हो जाते हैं कि आप लोगों के पास कितने नंबर ऑफ फंक्शंस जो हैं वो बन सकते हैं। अब इसके एक क्वेश्चन है कि हमारे पास हमने फंक्शन चेक करने हैं क्या हमारे पास वो प्रॉपरली फंक्शंस हैं या नहीं हैं। ये बेसिकली आपकी स्लाइड नंबर 35 में है। डिटरमाइन द वेदर एफ इज़ फंक्शंस ए फ्रॉम z टू r इफ़ हमारे पास z टू r है, मतलब कि इंटीजर टू रियल नंबर्स हैं और हम लोगों ने फाइंड करना है क्या वो फंक्शन है या नहीं है। पहला हमारे पास f ऑफ n इज़ इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ n। अब ये वैल्यू है कि हमारे पास एक फंक्शन है, उसकी वैल्यू प्लस माइनस ऑफ n कर दिया है। सेकेंड हमारे पास जो है, अब इसमें हमने बताना है कि हमारे पास ये क्या फंक्शन है या नहीं है। बेसिकली अगर देखा जाए तो f को हम लोगों के लिए प्रॉपरली डिफाइन नहीं किया गया कि f जो हमारे पास जो फंक्शन आ रहा है क्या वो इंटीजर के कितने इमेजेस हो सकते हैं। 2 इमेजेस हैं, प्लस भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास थोड़ा सा डाउट हो जाता है कि हमारे पास यहाँ पे क्या फंक्शन हो सकता है। सपोज के तौर पे हमारे पास 1 और 2 है, इंटीजर में -1 और +1 हो जाता है। अब 1 को हम लोग इससे भी रिलेट कर सकते हैं, 1 के अंदर यहाँ पे भी रिलेट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो हमारी वैल्यू है इसको हमारे जो फंक्शंस के रूल थे उनको वायलेट कर रहा है। तो जिसकी बेस पे हम लोग कहते हैं कि ये हमारे पास वेल डिफाइंड फंक्शन नहीं है, कि हमें ये नहीं बताया गया कि पॉजिटिव वैल्यूज़ ही लेनी है या अपने नेगेटिव वैल्यूज भी लेनी है। एक सपोज के तौर पे एक और क्वेश्चन है, एफ ऑफ एन इज इक्वल टू 1 ऑफ एन स्क्र -4। अब हमने ये बताना है क्या ये फंक्शन है या नहीं है। अगर सपोज करो एन स्क्र है, यहाँ पे हमें कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। अगर मैं 2 का स्केयर लेती हूँ, 1 इंटू 2 का स्केयर लिया -4 किया, तो ये मेरे पास 1 इंटू 4 -4, तो ये 1/0 हो जाएगा। तो ये तो अनडिफाइन हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये भी हमारे पास प्रॉपरली फंक्शन नहीं है, क्योंकि हमें डिस्क्राइब ही नहीं किया गया कि अगर f ऑफ 2 क्या वैल्यू आती है तब क्या होगा, अगर f ऑफ -2 होगा तो तब क्या होगा। अगर ये हमारे पास रेंज होती है ना कि हमारे पास जो भी n की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 2 होती या ग्रेटर देन -2 होती, तब हम लोग कह सकते थे कि ये हमारे पास प्रॉपर फंक्शन में कंसीडर किया जा सकता था। लेकिन यहाँ पे हमें डिफाइन ही नहीं किया गया, तो इसलिए हमने कहा कि ये भी हमारे पास फंक्शन नहीं है। अब एक नेक्स्ट है कि f ऑफ n इज इक्वल टू √n। अब हमने ये बताना है क्या ये हमारे पास फंक्शन है या नहीं है। √n, अब ये डिफाइन हमारे पास नहीं किया गया। आपको पता है कि जो अंडर रूट है माइनस का अंडर रूट नहीं होता, जितनी भी माइनस वैल्यू है उनका हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड नहीं कर सकते, और यहाँ पे हमें प्रॉपरली डिफाइन ही नहीं किया गया। हाँ, अगर मुझे डिफाइन किया जाता है कि n की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 है तो हम लोग तब कंसीडर कर सकते थे, तब भी इमेजिनरी तौर पे के, लेकिन हमारे पास कुछ भी नहीं गिवन, तो इसलिए हमने कह दिया कि ये भी हमारे पास फंक्शन नहीं है। एक और हमारे पास है f ऑफ n इज इक्वल टू n² +1। अब यहाँ पे जो वैल्यू है f ऑफ n की, अगर f ऑफ n 1 करती हूँ तो 1² 1 1 + 2 आ जाता है। अगर मैं 2 करती हूँ 4 + 5 आता है। तो हमारे पास हर टाइम जो है वो n की वैल्यू क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पे एक यूनिक इमेज आता जाएगा। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, फंक्शन है। सपोज किया f ऑफ n की 1 वैल्यू कर दी, तो ये क्या होगा 1 का स्क्वायर +1, तो ये √2 हो जाएगा। फिर f ऑफ 2 कर दिया तो ये 2 का स्क्वायर +1, तो ये मेरे पास √5 हो जाएगा। फिर f ऑफ 3 किया तो 3 का स्क्वायर +1, तो 9 + 1 हमारे पास 10 हो जाएगा 10। ये इस तरह यहाँ पे हमारे पास हर दफ़ा क्या है, वैल्यू जो है वो चेंज हो रही है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जितने भी इमेजेस आ रहे हैं उनका कोई ना कोई हर एक की वैल्यू यूनिक आ रही है। तो इस वजह से हमने कह दिया कि ये हमारे पास क्या है, फंक्शन है। ऊपर वाले जितने भी 3 थे वो हमने कह दिया कि वो हमारे पास फंक्शंस नहीं है। इसलिए फंक्शंस हमने कह दिया कि वो फंक्शंस नहीं है क्योंकि उसमें कोई भी प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं था। अब √- का अगर स्क्वायर रूट लेते हो तो वो हमारे पास कोई क्या वैल्यू आती है हमें वो नहीं पता होता। तो इसलिए हमने कहा कि वो हमारे पास फंक्शन नहीं कहलाए जाते। अब हमारे पास एक आता है बाइनरी ऑपरेटर्स आते हैं कि बाइनरी ऑपरेशंस हमने पढ़ने हैं कि हमारे पास कौन कौन से ऐसे बाइनरी ऑपरेटर्स हैं जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं। अब बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन डिफाइन ऑन अ सेट ऑफ ए असाइन टू ईच ऑर्डर पेयर ए बी ऑफ एलिमेंट ए इज़ यूनिकली डिटरमाइन द एलिमेंट ऑफ ए स्टैटिक बी
ऑफ ए। बेसिकली जो बाइनरी ऑपरेशन हैं ये हम मैं आपको दिखा भी देते हैं। बाइनरी ऑपरेशन स्टैटिक डिफाइन ऑन अ सेट ऑफ ए, अ साइन ऑफ ईच ऑर्डर्ड पेयर ए एंड बी ऑफ एलिमेंट ए आर यूनिकली डिटरमाइन एलिमेंट ऑफ ए स्टैटिक बी। यहाँ पे हमारे पास कोई ना कोई दो पेयर नजर आने चाहिए, तो वो हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास वो बाइनरी ऑपरेशंस हैं। अब प्लस एंड डॉट आर बाइनरी ऑपरेशंस ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अगर हम लोग प्लस और मल्टीप्लिकेशन को करते हैं तो ये हमारे पास बाइनरी रिलेशन है सिर्फ नेचुरल नंबर के लिए। माइनस इज नॉट अ ऑपरेशन फॉर ऑन नेचुरल नंबर। माइनस का साइन हम लोग नेचुरल नंबर पे कह सकते हो कि ये हमारे पास नहीं है, एप्लीकेबल नहीं है। और माइनस इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन जेड द सेट ऑफ इंटीजर। लेकिन माइनस जो है वो हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन हो सकता है इंटीजर नंबर पे, नेचुरल नंबर पे इसलिए नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल अगर मेरा एक नेचुरल वैल्यू स्टार्टिंग पॉइंट 1 हो और नेक्स्ट पॉइंट -2 हो, तो वो हमारे पास नेचुरल नंबर तो आएगा नहीं, वो इंटीजर वैल्यू आ सकती है। तो इस वजह से हमने कहा है कि वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। तो बेसिकली आपका लेक्चर यहाँ तक था। आई होप आप लोगों को समझ आ चुकी होगी।